मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जूनियर एडिट सहायक अध्यापक की जो वैकेंसी आई है उसका हम साइंस का जो है मॉडल पेपर करा रहे हैं और आज सेट नंबर 9 है। कौन सा है? सेट नंबर 9 है। तो इसके 50-50 क्वेश्चन हम साइंस के डेली करा रहे हैं। इस क्वेश्चन कराने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों मैंने ये सिलेबस रखा हुआ है सामान्य अध्ययन, जो सामाजिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान जो अनिवार्य विषय है सबके लिए, ये सारे सिलेबस रखे गए हैं। ये रीजनिंग का है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये गणित का सिलेबस यहाँ पर पूरा का पूरा दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद ये विज्ञान का पूरा सिलेबस है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पहला मेरे प्यारे दोस्तों कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग कब किया जाता है? आपको पता है कि वोल्टेज मापने के लिए, वोल्टेज या विभवांतर जिसको बोलते हैं विभवांतर, मापने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और प्रतिरोध का मापने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है? ओम मीटर का, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ विभवांतर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक समान वेग से चलने वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो आपको त्वरण पता होना चाहिए। त्वरण इक्वल्स टू होता है v माइनस यू अपान टी, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय। तो अगर एक समान वेग है मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो जो प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग समान है तो क्या होगा? त्वरण शून्य होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर उसका वेग बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? वेग अगर बढ़ रहा है तो धनात्मक होगा, और अगर वेग घट रहा है तो ऋणात्मक होगा। क्या होगा? त्वरण ऋणात्मक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ होता है तो इस पे जो है तापमान, इस पे जो है घनत्व अधिकतम होता है, लेकिन नहीं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी इज करेक्ट ऑप्शन। इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? तो आपको बताना है कि इंफ्रारेड किरणें क्या हैं। पहला अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो जो इंफ्रारेड तरंगे हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विद्युत चुम्बकीय तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है? तो पहले आपसे पूछेगा कि सोनार क्या होता है, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो सोनार का फुल फॉर्म होता है वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये किसका फुल फॉर्म होता है? सोनार का। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग किसका फुल फॉर्म होता है? सोनार का फुल फॉर्म होता है। और सोनार का उपयोग जो किया जाता है वो पानी में जो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी, इसकी जो है स्थिति का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी तथा दिशा एवं गति का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का उपयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी इज करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब इसमें और पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है कि आप रडार का प्रयोग कब किया जाता है? तो वायुयान की स्थिति जानने के लिए हम रडार का प्रयोग करते हैं। अब आपसे पूछ ले कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये किसका फार्मूला, ये किसका फुल फॉर्म हुआ? रडार का। आपसे पूछ ले कि रडार किस पे काम करता है? तो ये माइक्रोवेव पर काम करता है, ठीक है। और जो सोनार होता है ये साउंड पर काम करता है। जो सोनार होता है ये साउंड वेव पर काम करता है, ध्वनि तरंग पर काम करता है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि रडार की खोज किसने की थी? तो टेलर एवं यंग महोदय ने की थी, ठीक है। इतनी चीज़ आपसे पूछ सकता है। और एक चीज़ क्या पूछ सकता है? लेज़र,
क्या पूछ सकता है? लेजर। देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेजर पूछेगा। तो पहले पूछेगा कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होगा। तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये किसका फुल फॉर्म होगा? लेज़र का। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेज़र का फुल फॉर्म होगा। अब आपसे ये पूछ ले कि लेज़र का प्रयोग कब किया जाता है, तो लेज़र का बहुत बृहद प्रयोग किया जाता है, ऑपरेशन में भी प्रयोग किया जाता है। ब्लड मतलब इसमें लेज़र ऑपरेशन में ब्लड वगैरह नहीं निकलता है, और लेज़र का प्रयोग हम बार कोडिंग में भी करते हैं। तमाम जगह लेज़र का प्रयोग किया जा सकता है। आपसे पूछे कि लेज़र का आविष्कार किसने किया था, तो मैमन साहब ने। कौन? मैमन साहब ने लेज़र का आविष्कार किया था। तो आप जान लीजिए 3 चीज़ें, सोनार के विषय में पूछता है, रडार के विषय में पूछता है, और लेज़र के विषय में पूछता है। ये तीनों जो है पूछता है बार बार, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, अब इसको मैं इरेज करना चाहूँगा क्योंकि आगे मुझे लिखना है। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा देखिए। कह रहा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी क्या होगी? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि F = R/2। तो F का मान जो होगा 20/2 = 10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। तो D इज करेक्ट ऑप्शन। ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, F = R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है। पहला हुक के नियम पर, दूसरा न्यूटन के नियम पर, तीसरा आइंस्टीन, चौथा फैराडे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर है ये जो है फैराडे के नियम पर है। ठीक है, और न्यूटन साहब ने क्या किया था? न्यूटन ने तो गति का नियम दिया था। और हुक का नियम क्या है आपको पता होना चाहिए, F = -kx। किसके? प्रत्यास्थता का जो विस्थापन होता है, किसी स्प्रिंग को जब हम फोर्स लगा करके खींचते हैं तो वो उसमें जो विस्थापन होता है वो प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हुक का नियम क्या है? F = -kx। आइंस्टीन महोदय ने क्या दिया था? E = mc²। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? इसका D इज करेक्ट ऑप्शन, फैराडे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक होती है? तो इसमें आपको कुछ चीज़ें जाननी है। मैं पहले इसको इरेज करता हूँ। आप देखिए, इसमें जानना क्या है कि जो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है वो चांदी मानी जाती है। लेकिन हम चांदी का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उपयोग चांदी का जब हम करेंगे, चांदी बहुत महंगी होती है और यह बहुत दुर्लभ धातु, मतलब बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत चांदी पाई जाती है, इसीलिए चांदी का उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन चांदी विद्युत की सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद तांबा है, फिर एल्युमिनियम है, फिर टंगस्टन है। तो ये हमारा क्या हुआ? विद्युत सुचालकता का घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा चांदी, तब तांबा, तब एल्युमिनियम, तब टंगस्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि विद्युत बल्ब को प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब होगा? आपको पहले पता होना चाहिए वाट = क्या होता है? जूल/सेकंड। ठीक है, तो आप बताइए, जब 100 वाट दिया रहेगा इसका मतलब 100 जूल/1 सेकंड। तो इसका मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 100 जूल कार्य किया जा रहा है। बल्ब के द्वारा 1 सेकंड में 100 जूल कार्य किया जा रहा है। तो क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बल्ब प्रति घंटे में 100 जूल ऊर्जा व्यय करता है, गलत बात। प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है, सही बात। प्रति मिनट 100 जूल, बिल्कुल गलत बात। प्रति घंटे, बिल्कुल गलत बात। सेकंड की बात की गई है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा? बी इज करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिणामित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं? अच्छा,
परिणामित्र का मतलब होता है ट्रांसफार्मर। इसको समझिए, हिंदी में तो नहीं जानते हैं लेकिन इंग्लिश में लोग जानते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कोर को लेयर क्यों बनाई जाती है? इसकी लेयर इसलिए बनाई जाती है कि जो हमारी भंवर धारा है, भंवर धारा की जो हानि है वो कम हो जाए। किसकी? भंवर धारा की जो हानि है वो कम किया जा सके। ठीक है, तो इसका करेक्ट ट्रांसफार्मर में कोर को पटलित किया जाता है जिससे भंवर धारा की हानि कम हो सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, कोर की धातु चालकता को बढ़ाने के लिए बिल्कुल गलत बात, कोर की विद्युतशीलता को बढ़ाने के लिए बिल्कुल गलत, और भंवर धारा की हानि को कम करने के लिए बिल्कुल सही बात, भंवर धारा को बढ़ाने की तथा सक्षमता को सुधारने की बिल्कुल गलत बात है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी इज करेक्ट ऑप्शन, भंवर धारा की हानि को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा जो मेरी प्यारे दोस्तों है, ये किस पे है? नाभिकीय संलयन पर है, नाभिकीय संलयन पे है। और इसका जो है ड्यूटेरियम और ट्राइटिनियम का हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक हैं। पहला H1, H1(2) और H1(3), प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। तो इसका नाभिकीय संलयन की जो अपक्रिया होती है 1s2 + 1h2 + 1s3, ये जो है जब अपक्रिया होती है तो इसके अपक्रिया के फलस्वरूप हीलियम का जो नाभिक बनता है प्लस इसमें से न्यूट्रॉन निकलता है प्लस 17.6 मिलियन वोल्ट, ठीक है, एनर्जी निकलती है। ये क्या हुआ? हमारा नाभिकीय संलयन का रिएक्शन 1s2 + 1s3 = 2h, जो रिएक्शन बन रहा है 2He4 + 0n1 + 17.6 मिलियन मेगावाट। ये क्या है? हमारा एनर्जी निकल रही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको मैंने इसके पहले बताया कि लेजर का प्रयोग कब किया जाता है, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है कि लेजर का आविष्कार किसने किया था, लेजर का फुल फॉर्म, लेजर किस तकनीक पर काम करता है और लेजर का उपयोग कहाँ किया जाता है, लेजर का आविष्कार किसने किया, इसको मैंने ऊपर बता दिया। अब इसमें देखिए, बार कोडिंग की रीडिंग में बिल्कुल किया जाता है, कटिंग और ड्रिलिंग में बिल्कुल किया जाता है, फिजियोथेरेपी में बिल्कुल किया जाता है, माइक्रोवेव ओवन में मेरे प्यारे दोस्तों ये लेज़र का नहीं प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है। किसमें? माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। किसमें? माइक्रोवेव में, ओवन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी इज करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको तो ये तो पता है कि ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं पता है, लेकिन वास्तव में जब पूछे कि अभी तक वैज्ञानिक की कितनी अवस्थाएं हैं तो वो 5 हैं। एक हो जाएगा बोस आइंस्टीन, ठीक है, और जो हो जाएगा 5वां हो जाएगा वो हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा। तो कितनी अवस्थाएं हो गई पदार्थ की? 5 अवस्थाएं हो गई। CO2 में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? 12, 44, 14, 27.5। ऐसे क्वेश्चन के लिए निकालने के लिए आपको जिसका पूछे, जैसे इसमें कार्बन का पूछ रहा है तो कार्बन अपान CO2 का परमाणु भार इंटू 100, ठीक है, प्रतिशतता जब पूछे, जैसे कार्बन की प्रतिशतता इक्वल्स टू कार्बन अपान जो CO2 इंटू 100, ये कार्बन की क्या निकल आएगा? प्रतिशतता निकल के आएगा। अब C क्या है? C का जो परमाणु भार होगा और CO2 का जो परमाणु भार हो इंटू 100 कर दें, तो C का परमाणु भार कितना होगा? C का 6 दूना 12 अपान, अब यहाँ से देखिए CO2 का कितना होगा? 12 + 16 दूना 32, तो कितना होगा? 44, तो बटा 44 गुना में 100। तो यहाँ से काटिए 4 × 12, 4 11, तो 300 में 11, 11 दूना 22, तो ये लगभग 27.3 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी इज करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव में 49। ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। संयोजकता निकालने के लिए इस क्वेश्चन को मैं बाद में, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका वेट करिए आप, ठीक है। एक परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व के नीचे दिए गए परमाणु क्रमांक तत्व के समान विशेषताएं होंगी। तो आपको 17 का मतलब पता होगा तुरंत, क्लोरीन। क्लोरीन का मतलब आपको हैलोजन, हैलोजन ग्रुप में जाइए। अब मेरी प्यारे दोस्तों, हैलोजन ग्रुप में क्या है आपको पता होना चाहिए। हैलोजन ग्रुप में क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमन। एंटीमन तो ये क्या है, सॉरी एंटीमन नहीं, एस्टेंटाइन। फिर कल बाहर आई आंटी, ये हमारे हैलोजन ग्रुप के सारे एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेंटाइन, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। अब क्लोरीन के बाद हमारा ब्रोमीन आ रहा है, ठीक है। तो ब्रोमीन का कितना होगा, 35 होगा, क्योंकि 17 + 18, 18 का डिफरेंस हो रहा है, तो 17 + 18 = 35, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पहले ग्रुप में 2 एलिमेंट, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर 18 होते हैं, तो इसलिए हमने 18 को ऐड किया है, ठीक है। आपको पता है कि पहले आवर्त में 2, सेकंड वाले आवर्त में कितने होंगे, सेकंड वाले आवर्त में 8 होंगे, और तीसरे वाले आवर्त में कितने होंगे, तीसरे वाले अब में इसमें भी 8 होंगे, और चौथे में 18 होंगे, पाँचवें में 18 होंगे, छठा तो छठवां जो है अपूर्ण, छठा भी अपूर्ण माना जाता है और सातवां भी अपूर्ण माना जाता है। तो फर्स्ट आवर्त में 2 हुए, सेकंड आवर्त में 8, थर्ड आवर्त में 8, फोर्थ आवर्त में 18 और फिफ्थ आवर्त में 18, 6 और 7 अपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, ये इसीलिए हमने, क्योंकि जो हमारा क्लोरीन होगा ये हमारा किस आवर्त में, फोर्थ आवर्त में आ रहा है, इसलिए हमने 18 को ऐड कर दिया। क्लोरीन तो हमारा थर्ड आवर मोड, लेकिन इसके बाद जो आएगा वो फोर्थ आवर्त में आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने 18 को ऐड किया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 35 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी बैकुरल इनमें से किसकी खोज से संबंध है। तो आपको पता है कि हेनरी बैकुरल जो है रेडियो धर्मिता की खोज किए थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। परमाणु त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो परमाणु त्रिज्या का जो प्रयोग होता है वो परमाणु आकार मापने के लिए, क्या मापने के लिए, परमाणु का आकार मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है, नियान, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो क्या होगा, आयोडीन जो है ये हमारी चमकदार अधातु होती है, चमकदार अधातु, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कठोरता 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी और एक अस्थायी। जो अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है वो कैसे, उबाल करके, ठीक है। और जो अस्थायी कठोरता होती है वो सोडियम कार्बोनेट, क्या मिला करके, सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाए, Na2CO3 मिला दिया जाए, तो अस्थायी कठोरता क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अब आपसे पूछ सकता है कि अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, ठीक है, सल्फेट और क्लोराइड के कारण, सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट के कारण अस्थायी कठोरता होती है। और अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के कारण। अस्थायी किसके होती है, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के कारण, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती? सबको रटा होता है, सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीवीसी का जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये किसका फार्मूला, ये किसका फुल फॉर्म है? पीवीसी। और पीवीसी एक प्रकार की क्या होती है? ये हमारा क्या होता है? अरे क्या, प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक होता है। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? खिलौना बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम होता है और सुगंधित बन जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो ब्रेड में मिलाते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण वो जो है फूलता है। अब इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करके CO2 निकाल देता है। तो इसका जो यहाँ पर जो आंसर होगा, अगर बोलते क्या मिलाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं दिया है क्योंकि CO2 यहाँ से निकलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा C इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? पादक में तो पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, ये सब में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसके कारण पौधे का रंग रंगीन होता है, ये पौधों के रंग वर्णक का काम करता है। ठीक है। तो सिर्फ ये किस में पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट, ये सिर्फ पादक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का काम करता है? तो आपको पहले पता है कि जो संवहनी ऊतक होते हैं वो जाइलम एवं फ्लोएम होते हैं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा, ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है मेरे प्यारे दोस्तों चार्ल्स डार्विन महोदय की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी इज करेक्ट ऑप्शन। जानवरों के लिए फाइलम को प्लेटफॉर्म चैप्टे क्रीम भी कहा जाता है। पहला कोएलिनटेरेट, निमिटोडा, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी इज करेक्ट ऑप्शन, प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस करेक्ट ऑप्शन होगा। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो आपको पता होना चाहिए कि केला में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी। तो विटामिन बी इज करेक्ट ऑप्शन। विटामिन ए किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों एवं गाजर में। विटामिन सी किस में पाया जाता है? संतरा, नींबू में। विटामिन डी किस में पाया जाता है? मछली के लीवर में, मछली के लीवर में एवं सूर्य की रोशनी में। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कभी कभी ये पूछ ले कि विटामिन ए का नाम बताइए। विटामिन ए का नाम जो है रेटिनॉल हुआ। ठीक है। और विटामिन बी का जो नाम हुआ वो थायमीन हुआ। विटामिन सी का नाम हुआ स्कारबिक हुआ। विटामिन डी का जो नाम हुआ वो कैल्सीफेरॉल हुआ, कैल्सीफेरॉल हुआ। और विटामिन डी हो गया विटामिन ई। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्यूनोन। ठीक है। तो ये चीज़ें आप विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी को थायमीन, विटामिन सी को इसको आप विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को फिनोक्यूनोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका का केंद्रक नहीं होता? आपको पता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी में मेरे प्यारे दोस्तों केंद्रक नहीं पाए जाते हैं और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। तो इसी आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स।
एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए इज करेक्ट ऑप्शन। गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। कह रहा है कि गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। पहला लीवर, दूसरा हृदय, तीसरा बड़ी आंत, चौथा त्वचा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लीवर। लीवर का जो पूरक का काम करता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमारा किडनी करता है। ठीक है, क्योंकि लीवर अमोनिया हमारे जो है कहाँ से जनरेट होती है, वो हमारा लीवर से निकलने का काम करता है। लेकिन अमोनिया को अलग ब्लड से अलग कर देता है हमारा कौन? लीवर महोदय। इसलिए गुर्दा काम करता है, किडनी करता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लीवर होगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो जो प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है वो पुतली करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। आपसे पूछे कि मानव नेत्र का कौन सा भाग दान में किया जाता है, तो कार्निया को हम नेत्र दान करते हैं। कौन सा करते हैं? पूरा नेत्र नहीं दान किया जाता, बल्कि वो कार्निया किया जाता है। आपको रेटिना पर जो है हमारी क्या प्रतिबिंब बनता है, और सबसे स्पष्ट जो बनता है वो कहाँ पर बनता है? वो पीत बिंदु पर बनता है। आपसे पूछ सकता है कि सबसे स्पष्ट जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? वो पीत बिंदु पर बनता है, जिसे बोलते हैं एलो पॉइंट। और अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। न्यूनतम आधात्री मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है। तो स्नायु जो है न्यूनतम आधारित मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप बताइए मास्टर ग्लैंड्स किसे कहते हैं? तो सब लोग जानते हैं पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि मास्टर की मास्टर ग्रंथि, तो हाइपोथैलेमस को कहते हैं। किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। ये मास्टर की मास्टर जो ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के निर्माण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने का काम करता है वो मादा युग्मक काम करता है, नर युग्मक का कोई काम नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट ऑप्शन। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो आपको पता है कि विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल। विटामिन B6 का जो नाम होता है वो क्या होता है? पेरिडॉक्सिन। और विटामिन के का क्या होता है? विटामिन के का जो होता है वो फिलोक्विनोन। और विटामिन सी का स्कारबिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो मच्छरों द्वारा आपका फैलता है मलेरिया फैलता है, दूसरा फैलता है फाइलेरिया फैलता है, और तीसरा फैलता है डेंगू। 3 बीमारी है जो मच्छरों के द्वारा फैलता है। पहला मलेरिया, दूसरा फाइलेरिया, तीसरा डेंगू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए इज करेक्ट ऑप्शन। आपसे बताना है कि मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, मवेशियों के मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? कवक के कारण, पेनिसिलियम के कारण, विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण। तो विषाणु के कारण मवेशियों के मुख और पैरों के रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाव होता है? फील पाव, तो आप पहला इसमें दिया है गोल कृमि, फाइलेरियाई कृमि, सूची कृमि और केचुआ। तो फाइलेरियाई कृमि जो मेरे प्यारे दोस्तों हैं, इसी को हम फील पाँव होता है, इसी कृमि के कारण फील पाँव होता है, इसी के कारण फाइलेरिया होता है। क्या होता है? फाइलेरिया होता है। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? पहला कारा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो क्या होगा बताइए? 141 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस। ठीक है, ये एक हरीश सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फूल के प्रजनन का भाग होता है, आपको पता है कि पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, ये हमारे एक पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं। तो इसमें क्या होगा? पुंकेसर और कार्पल्स, या कैलिक्स कार्पल्स, या कैलिक्स और कोरोला, कोरोला और पुंकेसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों पुंकेसर और कार्पल्स इज करेक्ट आंसर। आपसे पूछा जाएगा कि पुमंग और जायांग, आपसे पूछा जाएगा पुमंग और जायांग किसके भाग हैं, तो आप बताएंगे कि फूल के प्रजनन अंग है। पुमंग नर प्रजनन अंग है और जायांग मादा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? पहला एक्सिलिक अम्ल, जिब्रेलिन अम्ल, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन। तो आपको पता है जिब्रेलिन, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन सब ये पौधों में वृद्धि में सहायक होते हैं, जबकि एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये जो है रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने, ये अवरोधक का काम करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? हवा के परागण को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक में आर्द्रता संबंधित होता है, ये नहीं होगा। पोलिनोफिली, पोलिनोफिली तो बिल्कुल सही बात है कि परागण होते हैं, पोलिनो को बोलते हैं, पोलिनेशन को परागण कहते हैं, लेकिन ये एक नहीं, पोलिनोफिली नहीं है। एनिमोफिली जो है ये हवा के परागण को कहते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन, हाइड्रोफिली तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया वो क्या निकल के आया? एनिमोफिली। पौधे के किस भाग में हमें काफ़ी मिलता है? तो पौधे के हमें फल से हमें क्या मिलता है? हमें काफ़ी मिलता है। और काफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है। एंटोनी वान वैन लीवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? तो माइक्रोस्कोप की खोज, जो सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, एंटोनी वान ने की थी। ठीक है, तो आप इसका ए इज करेक्ट ऑप्शन। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है सेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन, क्यूटीन। तो क्यूटीन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की उस अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। तो बोस आइंस्टीन घनीभूति। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तहीन सर्जरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि लेजर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो आपको मैंने पहले बताया कि जो कॉफ़ी में वो कैफीन पाया जाता है और निकोटीन मेरे प्यारे दोस्तों तंबाकू में पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। यदि मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो